हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मनोविज्ञान की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। अपना बिंदु चल रहा था चिंतन की आज तीसरी कक्षा है। इसमें अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चिंतन के सिद्धांत। यद्यपि सभी मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि चिंतन समस्या से शुरू होती है और समाधान पे खत्म होती है। आपको पहले ही बताया जा चुका है ये। फिर भी चिंतन के जो सिद्धांत हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है केंद्रीय सिद्धांत और दूसरा है परिधीय या फिर गतिक सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांतों को सेंट्रल थ्योरी भी कहते हैं और परिधीय या गतिक सिद्धांत को पेरिफेरल या मोटर थ्योरी कहते हैं। केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार चिंतन का आधार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब चिंतन होता है वो अपने मस्तिष्क के अंदर होता है एक तरह से, तथा चिंतन प्रक्रिया में या किसी समस्या समाधान में शरीर के पेशीय अंगों द्वारा की गई प्रक्रियाओं का या क्रियाओं का कोई महत्व नहीं होता। निम्न में से चिंतन का कौन सा सिद्धांत है जो कि पेशीय अंगों या शरीर के अंगों द्वारा की हुई क्रियाओं को चिंतन का भाग नहीं मानता? उसका उत्तर आ जाएगा केंद्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक संरचनावादी और गेस्टाल्टवादी कुछ मनोवैज्ञानिक हैं। दूसरा जो सिद्धांत है उसे कहते हैं परिधीय या गति सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो मुख्य रूप से वाटसन है। वाटसन इसके प्रमुख विचारक हैं। उनके अनुसार मनुष्य चिंतन पूरे शरीर के सहारे से करता है। अर्थात जब चिंतन प्रक्रिया चलती है तो मनुष्य के पूरे शरीर का प्रयोग होता है, अर्थात हाथ पैरों के द्वारा भी आप चिंतन करते हो, ये वाटसन जी कहते हैं। अब देखो इन्होंने तर्क क्या दिए। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। जैसे उन्होंने कहा चिंतन करते समय हम रुक जाते हैं, हमारे शरीर को रोकना पड़ता है, अपने को शरीर की गति एवं अन्य कार्य भी रोकने पड़ते हैं। उसके पश्चात ही मस्तिष्क कार्य करना प्रारंभ करता है, अर्थात अन्य अंग भी चिंतन प्रक्रिया को सहारा देते हैं, अर्थात उसकी सपोर्टिव नेचर होती है अन्य अंगों की। तो इसलिए वाटसन ने पूरी शरीर की क्रिया बताया चिंतन को, जबकि ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक है वो माइंडली प्रोसेस बताते हैं इसको। आइए अब देखते हैं दूसरा बिंदु आज का, उसको कहते हैं चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक। इसको मोस्ट लगा लेना। चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हमारे चिंतन करने के तरीकों को हमारे विश्वास, मूल्य, सामाजिक प्रचलन और संस्कृति आदि का प्रभाव रहता है। इसको मोस्ट लगा लेना, ये प्रश्न आ सकता है। चिंतन के ऊपर क्या संस्कृति का प्रभाव रहता है? बिल्कुल रहता है। इसके लिए बाकायदा मनोवैज्ञानिकों ने टेस्ट भी किए थे। अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज जो छात्र हैं उनके ऊपर बाकायदा टेस्ट किए गए थे। तब ये निकल कर आया था कि हमारे विश्वास, मूल्य और संस्कृति या सामाजिक प्रथाएं जो हैं, रूढ़िवादियां हैं, ये चिंतन को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। ज्ञान और अनुभव भी चिंतन को प्रभावित करता है। नॉलेज और एक्सपीरियंस ये भी चिंतन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अभिप्रेरणा और व्यक्तिगत लक्ष्य, इसको भी मोस्ट लगा लेना, ये भी आ जाता है, ये डायरेक्ट पूछते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और व्यक्तिगत लक्ष्य, अपने गोल क्या है, ये भी चिंतन को प्रभावित करते हैं। हमारे सोचने में कितना लचीलापन है, इसको भी मोस्ट लगा लेना भाई, यह भी चिंतन को प्रभावित करता है। यदि लचीलापन अधिक नहीं है तो हम सर्वसंभव समाधान नहीं सोच सकते। लचीलापन का मतलब होता है मोल्डेबिलिटी। आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, सोचने के कितने आयामों को देख सकते हैं, एक ही साइड में सोचेंगे या विपरीत साइड में भी सोच सकते हैं। मुझे लगता है आपकी क्लियर हो गया होगा। मनुष्य की बुद्धि भी चिंतन को प्रभावित करती है। जिसका आईक्यू ज़्यादा होता है वो अच्छी तरह से सोच पाता है। तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि भी क्या करती है, चिंतन को प्रभावित करती है। मनुष्य में संप्रत्यों का विकास भी चिंतन को प्रभावित करता है। संप्रत्य क्या होता है, इससे पहले वाले चैप्टर में आपको क्लियर कर दिया था। तो संप्रत्य का विकास, संप्रत्य किस तरह से बने हुए हैं व्यक्ति के अंदर, कॉन्सेप्ट किस तरह से मेकिंग है उसकी, वो भी चिंतन को प्रभावित करती है। मनुष्य की तार्किक क्षमता और तार्किक प्रक्रिया, तर्क देने की प्रक्रिया क्या है उसकी, और तार्किक क्षमता कितनी है, एबिलिटी कितनी है और प्रोसेस क्या है, वो भी चिंतन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बिंदु अपन देखते हैं चिंतन की प्रक्रिया अथवा समस्या समाधान। इसको मोस्ट टॉपिक आज का, इसको मोस्ट टॉपिक लगा लेना, ये प्रश्न आ सकता है आपके, चिंतन की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं चिंतन की जो प्रक्रिया होती है उसी को समस्या समाधान कहते हैं। वास्तव में समस्या समाधान क्या है, चिंतन की प्रक्रिया। तो देखिए सबसे पहले समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। चिंतन भी एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, समस्या समाधान भी एक संज्ञानात्मक व्यवहार होता है। इसको मोस्ट लगा लेना। क्रियात्मक व्यवहार नहीं होता है ये,
ये संज्ञानात्मक व्यवहार होता है। समस्या समाधान उस समय आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है लेकिन लक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाता, प्राप्त नहीं हो पाता, तब समस्या समाधान की आवश्यकता पड़ती है। बेरोन ने क्या कहा है, समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से किसी को चुनने का प्रयास होता है। मतलब ऐसी रेस्पॉन्स चुनना होता है जिससे कि वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, ये बेरोन ने कहा था। अब देखिए चिंतन प्रक्रिया की सीढ़ियां, सोपान या स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले चिंतन प्रक्रिया में या फिर समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है कि करना क्या है। फिर समस्या का निरूपण किया जाता है कि हाँ वास्तव में समस्या ये है। पहले तो पहचान करते हैं, फिर उसको स्थापित करते हैं कि हाँ समस्या ये है। फिर तीसरी जो सीढ़ी आती है उसके अंदर समाधान की योजना बताते हैं। समाधान नहीं करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं कि अपन ये करेंगे। फिर उपलक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, अर्थात अपनी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। फिर सभी समाधानों का मूल्यांकन करते हैं, अर्थात सभी योजनाओं प्लानिंग का मूल्यांकन करते हैं कि ये सही होगी या गलत होगी। फिर एक समाधान का चुनाव एवं उसका क्रियान्वयन करते हैं, अर्थात जितने भी सर्वसंभव समाधान थे उनमें से एक का चयन करते हैं कि ये बेस्ट मेथड होगा। फिर उस चुनाव करने के बाद में उसका क्रियान्वयन, मतलब उसको अप्लाई करते हैं, अर्थात उसको करके देखते हैं। तो ये पांचवी स्टेप है समस्या समाधान की। और छठी स्टेप है प्रतिफल या परिणाम का मूल्यांकन। अपन ने अपने चुनाव का क्रियान्वयन कर दिया, उसके बाद में अपने को फल या परिणाम रिजल्ट मिलते हैं। फिर रिजल्ट का अपन देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहा है। रिजल्ट निकलने के पश्चात समस्या एवं समाधान को पुनः परिभाषित और पुनः विचारित करते हैं, अर्थात जो अपन ने समस्या ली थी वो वास्तव में सही हो गई या नहीं हो गई, और उस समस्या का अपन ने जो समाधान निकाला है वो सही है या नहीं है। तो अपन इस रिजल्ट के माध्यम से ये देखते हैं कि अपन भविष्य के अंदर इसका यूज कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। तो मुख्य रूप से समस्या समाधान या चिंतन की प्रक्रिया के 7 सोपान है, इसको मोस्ट लगा लेना। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है, मनोवैज्ञानिक मैटलिन ने समस्या समाधान की महत्वपूर्ण 3 अवस्थाएं बताई हैं। मैटलिन के अनुसार चिंतन की 3 अवस्थाएं होती हैं, मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था और नियम की अवस्था। मौलिक को बेसिक अवस्था कहते हैं, लक्ष्य को गोल की फेज कहते हैं, और नियम को रूल फेज या इसको कहते हैं तर्क करने की जो फेज होती है वो कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मौलिक अवस्था क्या होती है। मौलिक अवस्था वह अवस्था होती है जो समस्या सामने आने पर मनुष्य की होती है। जैसे आपके सामने कोई समस्या खड़ी होती है तो आपका एक अलग ही तरह का बिहेव और मानसिक अवस्था होती है, उस अवस्था को मौलिक अवस्था कहते हैं आपकी। दूसरी अवस्था होती है लक्ष्य अवस्था। लक्ष्य अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जो लक्ष्य पर पहुंचने पर अर्थात समस्या समाधान होने के बाद में उत्पन्न होती है। आप जब भी किसी समस्या का समाधान कर लेते तो आपका बिहेव अलग हो जाता है, आपकी मानसिक अवस्था भी अलग हो जाती है। वो जो अवस्था होती है उसे लक्ष्य अवस्था कहते हैं। और तीसरी होती है नियम की अवस्था। नियम का तात्पर्य उस क्रियाविधि से होता है जिसके माध्यम से समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने पर व्यक्ति उसको अपनाता है। देखिए 2 अवस्थाएं होती, ये तो है नियम की अवस्था, ये तो है मौलिक अवस्था, और ये है लक्ष्य अवस्था। यहाँ से यहाँ जाने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई रास्ता अपनाता है, उस रास्ते को या उस क्रियाविधि को अपन नियम कहते हैं। तो नियम की अवस्था मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था के बीच की जो क्रियाविधि है उसे कहते हैं। ये मैटलिन ने ये 3 फेजेस बताई थी। अब देखते हैं अपन समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मानसिक विन्यास, दूसरा प्रक्रियात्मक दृढ़ता, 3 चीज महत्वपूर्ण, और तीसरा है वो है अभिप्रेरणा। ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये हैं। पहला कारक है मानसिक विन्यास। प्रत्येक मनुष्य होता है वो अपने दिमाग के अनुसार, अपने दिमाग के अंदर किस तरह के कॉन्सेप्ट बने हुए होते हैं उसी के अनुसार समस्या का समाधान करता है। यदि किसी समस्या से रिलेटेड मानसिक विन्यास मनुष्य के अंदर नहीं है तो वो उस समस्या को समाधान नहीं कर पाएगा। तो मानसिक विन्यास होता है वो समस्या समाधान को प्रभावित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।
कारक है। दूसरा आता है प्रक्रियात्मक दृढ़ता, इसको मोस्ट लगा लेना, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रक्रियात्मक दृढ़ता को क्या कहते हैं कि प्रोसेस रिजिडनेस कितनी है, रिजिडनेस, रिजिडनेस। देखिए आप कोई भी कार्य करते हैं तो एक तो आप फ्लेक्सिबल रहें और एक रिजिड रहें। फ्लेक्सिबल का मतलब आपने एक समस्या का एक ही समाधान किया है, वो समस्या आपके पास एक ही प्लान है, या फिर आप 4 प्लानों के बारे में सोच सकते हैं, तो यह आपकी रिजिडनेस को दिखा रहा है। और आप 4 प्लान बना सकते हो, यह आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखा रहा है। तो समस्या समाधान को प्रभावित करने वाला दृढ़ता, प्रक्रियात्मक दृढ़ता भी क्या करती है, समस्या समाधान को प्रभावित करती है। मानसिक वृत्ति, मानसिक वृत्ति का मतलब होता है कि आपका एटीट्यूड क्या है, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए आपकी एक मेंटल एटीट्यूड होता है, आपका दिमाग किस तरह से एटीट्यूड रखता है किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए, वो भी आपकी समस्या समाधान को प्रभावित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट आता है चौथा, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी समस्या समाधान करने में बहुत आसानी देती है। यदि बार बार ट्रेंड किया जाता है इंसान को समस्याएं समाधान करने में, तो उसकी आदत सी हो जाती है, उसे मजा आने लग जाता है। समस्या का स्वरूप, देखिए कोई भी समस्या है वो अलग अलग लेवल की स्तरों की होती है। यदि मान लिया मजदूर को देश के अंदर आतंकवाद की समस्या को मिटाने के लिए लगा दिया जाए, तो क्या वो कर सकता है? मजदूर आतंकवाद की समस्या को समाधान करने के लिए नहीं कर सकता। तो समस्या का स्वरूप क्या है, क्या व्यक्ति का अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो ये चीज़ भी समस्या का स्वरूप भी क्या करता है, समस्या समाधान को प्रभावित करता है। तनाव एवं दुश्चिंता, अगर आदमी मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर के अंदर है या दुश्चिंता के अंदर है, तो वो भी समस्या का समाधान क्लियर कट नहीं कर पाएगा। अवधान का विस्तार, अवधान होता है अटेंशन, अटेंशन, तो अवधान आपके टॉपिक है, अलग से लेंगे इसको। लेकिन अवधान का विस्तार, अब देखिए ध्यान देने, अवधान का मतलब होता है सामान्य रूप से ध्यान देना, तो आपके अवधान का विस्तार कितना है, क्या आप अवधान क्या होता है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है, तो आपकी कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वो भी समस्या को समाधान करने में सहायक होती है। फिर आता है उद्भवन, उद्भवन पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ लिया था, इसको इक्यूबेशन कहते हैं, इक्यूबेशन। इक्यूबेशन क्या होता है, जब भी कोई समस्या सामने आती है तो चिंतन प्रक्रिया में अपन चिंतन शुरू करने के बाद में जब अपने को समाधान नहीं मिलता है तो थोड़ी बहुत देर तक अपन रुक जाते हैं। उस टाइम में अपन मतलब चेतन रूप से, अचेतन रूप से उस समस्या के बारे में सोचते रहे, लेकिन चेतन रूप से नहीं सोचते हैं। तो अचेतन रूप से वो अपने अंदर समस्या रहती है, उस प्रक्रिया को उद्भवन कहते हैं। उद्भवन के बाद में अपने को प्रतिज्ञाप्ति होती है, अर्थात समाधान मिलता है। लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा का स्तर। अभिप्रेरणा का स्तर भी आपकी समस्या समाधान को प्रभावित करता है, चिंतन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर आदमी मोटिवेटेड नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने एसएससी की एग्जाम देनी है, लेकिन आपको मैथ बहुत बेकार लगती है, लेकिन आप मोटिवेटेड हैं कि नहीं मेरे को करना है तो करना है, तो फिर आप मैथ को भी सोल्व करने लगेंगे, इस समस्या का भी समाधान करने लगेंगे। तो आपकी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का लेवल को क्या है, ये भी समस्या समाधान को प्रभावित करता है। अब आता है समस्या समाधान करने की विधियां, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आपके टॉपिक दे रखा है समस्या समाधान। तो देखिए मुख्य रूप से 2 विधियां हैं समस्या समाधान की। पहली है यादृच्छिक अन्वेषण विधि, दूसरी है स्वतः शोध अन्वेषण विधि। यादृच्छिक अन्वेषण विधि को कहते हैं रैंडम सर्च मेथड, और स्वतः शोध विधि को कहते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड। अब देखिए जैसा नाम से ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यादृच्छिक अन्वेषण मेथड के अंदर अपने पास में बहुत सारे प्लान्स होते हैं और उनके अंदर अपन एक प्लान का क्या करते हैं, अपन एक प्लान को अपनाते हैं और उसको अप्लाई करके देखते हैं। इसके अंदर प्लान्स को अप्लाई किया जाता है यादृच्छिक अन्वेषण के अंदर रैंडमली। स्वतः शोध के अंदर क्या किया जाता है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, और वो सीढ़ियाँ बनती जाती हैं और सीढ़ियाँ बनने के बाद में अपने को समस्या का समाधान मिल जाता है। तो बेसिक रूप से ये डिफरेंस है। अब एक एक को देखते हैं अपने को। यादृच्छिक अन्वेषण विधि ये 2 प्रकार की होती है,
एक क्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण और दूसरा होता है क्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम। तो एक क्रमबद्ध रैंडम अन्वेषण जो विधि होती है उसमें व्यक्ति संभावित अनुक्रियाओं को करता है, परंतु ऐसा करने में वह कोई निश्चित क्रम नहीं अपनाता। वो देखता है कि ऐसा करने से समस्या समाधान होती है कि नहीं होती है, फिर दूसरी अनुक्रिया करता है, तीसरी अनुक्रिया करता है, चौथी अनुक्रिया करता है, आजमाता है। और इसका कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता कि पहले मैं ये आजमाऊंगा दूसरी आजमाऊंगा, उसकी जो मर्जी आती है वो अपनाता है वो। दूसरा आता है क्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण। क्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण के अंदर व्यक्ति समस्या समाधान के लिए संभावित अनुक्रियाओं का एक क्रम निर्धारित करता है तथा पहले की गई अनुक्रियाओं का एक रिकॉर्ड भी रखता है, ताकि पहले से गलत अनुक्रियाओं का पुनः दोहराव न हो। इसको बहुत महत्वपूर्ण लगा देना। ऐसी कौन सी अन्वेषण विधि है समस्या समाधान की जिसके अंदर व्यक्ति अपने द्वारा की गई अनुक्रियाओं का रिकॉर्ड रखता है? तो वो कौन सी है? क्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण विधि। दूसरी प्रकार की जो विधियां हैं वो होती हैं स्वतः शोध अन्वेषण विधि। इन विधियों में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं। अर्थात उसको लगता है कि इस क्रियाविधि के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान हो जाएगा, उसे कहते हैं स्वतः शोध अन्वेषण विधि। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: साधन साध्य विश्लेषण, पश्चिगामी अन्वेषण और योजना विधि। पहली को कहते हैं मीन एंड एनालिसिस, दूसरे को कहते हैं बैकवर्ड सर्च और तीसरी को कहते हैं प्लानिंग मेथड। तो पहले देखते हैं साधन साध्य विश्लेषण, मीन एंड एनालिसिस। इस विधि में व्यक्ति समस्या को छोटी छोटी उप समस्याओं में विभाजित करता है। इनमें से प्रत्येक उप समस्या का समाधान करके समस्या की मौलिक अवस्था और लक्ष्य अवस्था के बीच के अंतर को कम कर दिया जाता है। मौलिक अवस्था और लक्ष्य अवस्था के बीच के अंतर को क्या कर देता है? कम कर देता है। कैसे? उप समस्याओं का समाधान करके। अर्थात समस्या और समाधान की दूरी को कम कर दिया जाता है, उसके बाद में समस्या का समाधान कर लिया जाता है। तो पहले समस्या को छोटे भागों में विभाजित करके कम करो दूरी को, और फिर समस्या का समाधान कर लो। दूसरा आता है, इसको मोस्ट लगा लेना, पश्चिगामी अन्वेषण विधि, बैकवर्ड जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें समस्या समाधान करते समय व्यक्ति लक्ष्य अवस्था से प्रयास प्रारंभ करता है और पश्चिगामी दिशा में प्रयास करते हुए प्रारंभिक या मौलिक अवस्था में पहुंच जाता है। वह कौन सी विधि है जिसमें लक्ष्य अवस्था से मौलिक अवस्था में पहुंचा जाता है? पश्चिगामी अन्वेषण विधि। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आप 4 ऑप्शन होते हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन, तो एलजेब्रा का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप विकल्पों को टेक के क्वेश्चन के अंदर और फिर समस्या का समाधान करते हैं। तो प्रश्न ये भी आ सकता है, कोई बालक होता है, वो टेस्ट दे रहा है, तो टेस्ट के अंदर विकल्पों को रख के फिर अपना समस्या का समाधान कर रहा है, तो वो कौन सी विधि है? पश्चिगामी अन्वेषण विधि। इसी के अलावा एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो एमएलए बनना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, तो उसकी 2 विधियां हैं। यदि तो वो पहले अपने समाज के अंदर कार्य करे, फिर छोटा चुनाव जीते, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर एमएलए का चुनाव जीते। दूसरी विधि है वो सेंटर के अंदर जाए, टिकट ले आए और सब उसके पीछे लग जाएं और फिर वो बन जाए। तो ये जो विधि है, ये विधि पश्चिगामी अन्वेषण कहलाएगी, और ये जो विधि है ये पश्चिगामी अन्वेषण नहीं कहलाएगी। तीसरी जो विधि आती है वो आती है योजना विधि। इस विधि के अंदर समस्या को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, साधारण और जटिल। 2 पहलू बना दिए जाते हैं योजना विधि के अंदर, साधारण पहलू और जटिल पहलू, सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड। व्यक्ति पहले साधारण पहलुओं का समाधान करता है, उसके बाद में वह जटिल पहलुओं के ओर अग्रसर होता है और उनका समस्या का समाधान करता है। इस तरह से योजना विधि के माध्यम से समस्या का समाधान कर लिया जाता है। तो ये थे अपनी समस्या समाधान करने की विधियां। आज की कक्षा में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो वो क्वेश्चन के आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आज की कक्षा के लिए इतना ही। हर हर